हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? आज सी टेट का 2013 का हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे, 1 से 5 तक के। ठीक, प्राइमरी वाला हम लोग देखेंगे। देखिए, ये पेपर हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 28 जुलाई 2013 में हुआ था। चलिए हम लोग शुरू करेंगे, इधर उधर बातें ज़्यादा ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सीडीपी करेंगे, फिर उसके बाद ईवीएस हिंदी कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्णन करना, बी कह रहा है कि पहचान करना, और तीसरा है अंतर करना, और चौथा है वर्गीकरण करना। इसमें देखिए, अब देखा जाए आपके डी राइट हो जाएगा, यानी वर्गीकृत करना। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते हैं। दिए गए विकल्पों में वर्गीकृत करना संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया एक ऐसी बौद्धिक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना आदि संज्ञानात्मक एक क्रियाएं हैं। तो उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, देखिए कि राजेश अति अति लोलुप पाठक है। ठीक, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता लेता नजर आता है। उसे देश के रूप में सर्वाधिक बेहतर बेहतर रूप वर्णित किया जा सकता है। कौन सा होना चाहिए? देखिए, तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है, ऑप्शन ए देखिए कह रहा है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ऑप्शन बी कह रहा है कि तथ्य आधारित शिक्षार्थी, और ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि आकलन आधारित शिक्षार्थी। अब देखा जाए इसमें, तो बच्चा क्या कर रहा है, वो आंतरिक रूप से मोटिवेट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। अब थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन को समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। राजेश एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है क्योंकि ऐसे छात्र सामान्यतः स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर पुस्तकें भी पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वह ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। अतः ऐसे छात्रों को पढ़ने तथा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं ही कर लेते हैं। तो ये वो जो बच्चे स्वयं कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, अपने यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड करा, देखिए थर्ड को समझते चलेंगे। करें, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे करे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसे देश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता है। अब देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, और ऑप्शन बी कह रहा है कि अपनी उपेक्षा को कम करने करने और सी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा के साथ संबंध होने संबद्ध होने, हाँ, और कह रहा है कि डी कह रहा है कि कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। अब देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि उन्हें हतोत्साहित अगर किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं, सॉरी, व्यतीत व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसे अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक को
देश के योग्य बनाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। मानव बुद्धि ये विकास के समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अतः मानव बुद्धि अरे बुद्धि और विकास के आधार पर एक शिक्षक किसी छात्र के बौद्धिक स्तर का आकलन करता है। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य पूछा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। देखिए, थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर के युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने में से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। उम्मीद होगी चीज आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। फिर बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर देखा जाए तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। समवयस्कों और पितृत्व यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान एक मिनट रुको, थोड़ा सा योगात्मक नहीं होता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका रहती है, क्योंकि बच्चे के विकास में बच्चे का आनुवंशिक गुण तथा उसके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करती है। लेकिन समवयस्कों और पितृत्व यानी कि जीन्स के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। सामाजिकरण है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी कह रहा है कि सामाजिक एवं सिर्फ शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सी ऑप्शन कह रहा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और डी ऑप्शन कह रहा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। चलिए देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन कौन होगा। ऑप्शन 7वें का डी होना चाहिए, 7वें का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लेन को नजर डालेंगे। करेक्ट, व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अर्थात समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाज, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में यह हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। एक करे कि एक पीटी खेल के शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के लिए क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो देखिए ऑप्शन आपको हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ बता रहा है कि एक पीटी यानी पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अभ्यास कराया जाए तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई है तो वह परीक्षण में पता चल जाए और उसे सुधारा जा सके। ऐसा करने से उसे अपना लक्ष्य पाने में सहजता होगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएं। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके।
वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। इसमें कौन सा होगा? ठीक, इसमें देखिए आपका इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट बी ऑप्शन हो जाएगा आत्मसात। अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके तथा स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यह प्रक्रिया आत्मसातन के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वे अपने पूर्व अनुभवों से उसे संबंध करता है या परिमार्जित करता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ। देखिए आत्मसात, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डेश कर दिया। यानी इसको देखा जाए तो इसका ऑप्शन देखिए होना चाहिए आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10 का देखिए यानी सी हो जाएगा ऑप्शन। अगर देखा जाए तो इसमें 10वें का सी, यानी उसके अनुकूल बनाती है। क्या करती है? अनुकूलित करती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक्सप्लेन को देखिए, इसमें समझते चलेंगे। कह रहा है कि स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। ये स्कीमा दो प्रकार की होती है, कौन? साधारण तथा जटिल साधारण। अतः सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। कह रहे कि उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। अतः यह एक प्रकार का स्कीमा का उदाहरण है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप सीटेट का देखिए, सीटेट का पैटर्न इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है। 11 देखिए कह रहा है कि देश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनवर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी राइट होगा, सामाजिक। स्टेनवर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र यानी तीन सिद्धांत के तीन उप सिद्धांत, जैसे संदर्भात्मक उप सिद्धांत और अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत, ये सब इसके त्रितंत्र। अगर आप देखिए मेन पॉइंट पूछता है कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? स्टेनवर्ग ने दिया था। ये आपको याद रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत डेश पर बल देता है। तो अगर देखा जाए तो इस पे आपका डी राइट है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, कह रहे कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। कह रहे इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। मतलब इनके अनुसार अगर देखे जाए तो बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है और उसमें सब एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 का देखिए थ फ च ध्वनिया क्या है? ये हो जाएंगी आपकी, ऑप्शन हो जाएगा स्वनिम। हिंदी स्वनिम
दो स्तर होते हैं, कथ्य यानी तथा अभिव्यक्ति। कथ्य करे कि कथ्य जो होता है पक्ष भाषा का लक्ष्य होता है, ये तथा अभिव्यक्त पक्ष जो होता है कथ्य को कहने का साधन मात्र है। करे अभिव्यक्ति में दो मूलभूत इकाइयां होती हैं, स्वनिम तथा रूपिम। इन दो स्वनिम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाइयां जैसे अतः, करे अतः थ फ छ ध्वनियां ए स्वनिम होती हैं, स्वनिम ध्वनियां होती हैं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम लोग। अरे कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। कह रहा है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कह रहे कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए सदैव लड़के व लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में से किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी राइट हो जाएगा। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी या विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ठीक, तो हमें इसको ध्यान देना है। कह रहे कि विद्यालय को यह समझने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए कि क्यों शिक्षार्थी या विद्यार्थी सीखने योग्य है या अयोग्य है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कर रहा है, देखिए शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी राइट हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन देश पर बल देता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन को थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखेंगे। इसमें देखिए दिया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, क्योंकि छात्र की कठिनाइयों का समय रहते निदान और उपचार हो सकेगा तथा यथा समय की कठिनाइयों का निवारण होने से छात्रों की आत्मविश्वास जागृत होगा। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित तथा रिकॉर्ड और सुधारा जा सके इस पर बल देता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करा देखिए, विद्यालय आधारित आकलन। ठीक, इसमें देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही पर कम कर देता है। अब देखते हैं और भी ऑप्शन इधर दिया होगा। ऑप्शन सी कह रहा है देखिए, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्रति बाधा उत्पन्न करता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। तो ऑप्शन देखिए आपका डी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट होगा। एक्सप्लेन आप देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा डिटेल जितना है उतना ऑप्शन से ही समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है। 19 कह रहा है सीखने की तत्परता देश की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी राइट है। सीखने के सात्यक में विद्यार्थियों कह कि शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक, तो सीखने की तत्परता सीखने के सात्यक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20।
20 कह रहे देखिए, 20 को देखते चलेंगे हम लोग। कह रहे कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। एक शिक्षिका जो है, शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। अगर देखा जाए तो इसमें आपके ऑप्शन सी राइट होंगे। कह रहे कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट होगा। एक्सप्लेन को भी देखेंगे। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, शिक्षिका उनके लिए कह सकती है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई भी वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आए। जब आप ऐसे करेंगे तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। ठीक, अब ये नहीं कि आप उनको मना करना है। ठीक, हमें बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 करा है। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए आपके राइट होंगे, यानी सांस्कृतिक कारक। अधिगम अक्षमता का अर्थ है बालकों से है जो प्राय अत्यधिक चिंतित तथा मूडी स्वभाव के होते हैं। करें कि सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कराएं 22। कह रहे कि एक समावेशी विद्यालय, इसमें अगर देखा जाए तो बी आपके राइट हो जाएंगे। कह रहे शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबंध होता है। ठीक, तो थोड़ा समझते चलेंगे। एक समावेशी विद्यालय किसी विद्यार्थियों की क्षमताओं को नहीं देखता है, बल्कि विद्यालय के कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करता है। तो उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, यानी प्रतिभाशाली जो बालक होगा विद्यार्थी को, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी राइट होगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा समझते चलेंगे। अब एक्सप्लेन को समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की सामान्यतः आवश्यकता होती है जो कि एक विद्यालय से नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि उसके कह रहे कि उस शिक्षार्थी को विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में रुचि है, जैसे संगीत, खेल, हस्तकला आदि। तो ऐसे शिक्षार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त सहयोगात्मक आवश्यकता होती है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, यानी 24 कर रहा है कि देश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो अगर देखा जाए तो इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहे कि बी और सी दोनों होंगे। ठीक, अब देखिए एक्सप्लेन को समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। यानी बी भी होगा और सी भी होगा, बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। कह रहे कि किसी भी शिक्षार्थी का प्रतिभाशाली होना सामान्यतः उसके आनुवांशिक रचना तथा वातावरणीय रचना पर निर्भर करता है, यानी आनुवांशिक और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। 25 बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा वातावरण कौन सा होना चाहिए, चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट होगा। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखेंगे। अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त है कि
कह रहे शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कि वह क्या सीखना चाहता है और किसमें उसकी रुचि है, ताकि वह बिना किसी परेशानी से सीख सके और करे कि और कर सके। अतः विद्या शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, अधिगम योग्य वातावरण इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। कह रहे कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डेस कहलाती है। तो अब देखा जाए तो आपका बी राइट हो जाए। ठीक, कह रहे गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्य डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। यह एक विकार है। इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वे अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं, जबकि डिस्फेजिया भाषा विकार और डिस्कैलकुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। देखिए चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कह रहा है। 27 कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें चलिए इसमें देखते हैं हम ना अधिगम हमारा अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन है 27 का। ठीक, सी आपका राइट हो जाएगा। यानी देखिए कि इसमें आपका सी राइट है, एक चर अवस्था। ठीक, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन को देखेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अधिगम निर्योग्यता से तात्पर्य उन विकारों के समूह से है जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाइयां होती हैं। अधिगम निर्योग्य एक चर अवस्था है और इसका इलाज तो नहीं हो सकता है, किंतु उपचारात्मक अध्यापन विधि के उपयोग से बहुत ही लाभ होता है और कक्षा में ये अन्य बच्चों की तरह हो सकते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं लोग 28 कह रहे देश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। अब देखा जाए तो इसमें आपके राइट ये हो जाएगा ये ऑप्शन परिणामों की आशा करना। ठीक, कह रहे देखिए दिए गए विकल्पों में परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण में नहीं आता है, यानी इसमें निगेटिव पूछा है तो निगेटिव आपका हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 29 को देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। 29 कह रहा है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए अगर देखें तो ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे डी। कह रहे कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो आंसर के अनुसार आपके डी सही है। यदि कोई शिक्षार्थी अपने विचारों के संप्रेषित करने अर्थात उन्हें व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है तो उस विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी को विचारों के व्यक्त करते समय बीच में संशोधन के लिए नहीं टोकना, बोलना चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर बता रहा है तो उसको बोलने देना चाहिए, बाद में आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तब वह परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है क्या। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, इसीलिए इसे हो जाता है। ठीक, यानी ऐसा होता है कि बच्चे तैयारी बहुत अच्छे करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर वहां दिक्कत हो जाती है, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। जो बच्चे थोड़ा सा तैयारी अच्छे नहीं कर पाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में अच्छा करते हैं तो उनका नंबर अच्छा आता है। जैसे सीमा भावात्मक कारण, अकस्मात संवेगात्मक आवेग तथा परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकती है। इसके कारण
परीक्षा प्रारंभ होते ही वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वह ठीक उत्तर नहीं दे पाती, जानते हुए आंसर गलत करके चले जाती है और नंबर उसका कट जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के साथ साथ यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो जीता जागता उदाहरण हमारे पास है, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट है वो भी जब पढ़ती है तो तैयारी बहुत करेगी, एग्जाम हॉल में जाकर गड़बड़ करेगी, उसका नंबर नहीं अच्छा आता है। ठीक, तो ऐसा हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये था आप लोगों का 2013 का पेपर। ठीक, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये सीडीपी मैंने कंप्लीट करा है, कल हम लोग ला देंगे ईवीएस और हिंदी कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, तो अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स को रिवीजन करें। ठीक, तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।